भाई जब मेरा रिटर्न निकल गया ना, मैं और पागल हो गया कि अब इस मौके को तो नहीं गवाऊं। अभी भी मतलब वो पल को मैं याद करता हूँ दोस्तों, तो अभी भी आई स्टार्ट क्राइंग कि क्या दौर था वो जो बेरोजगारी का आलम होता है ना भाई, बहुत खराब होता है दोस्तों, बहुत खराब। लोग आपसे सवाल करते हैं, जब सबकी निगाहों में सवाल रहता है कि भाई तू कर क्या रहा, अपने बाप के पैसे उड़ा रहा है क्या। उससे जो आजादी मिलता है ना जब आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना मजा आता है। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंदी चढ़ा के चल, ताले लगा के हम गुमसुम तरारे चुप के गाए, आधी आधी बाट ले आजा दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिक। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा इंसान है जो मेरे YouTube फीड में अचानक से आ गया, कहाँ जा रहा है ये, क्यों हमारे बीच है ये, क्या बातें कर रहा है ये। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और मैं हूँ एक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय में, और मैंने अभी हाल में ही 2 साल होने वाले हैं, जो रिसेंट का वैकेंसी था 2023 का, उसमें मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया है। और कल रात मैं अपने घर आया था और घर से वापस अपने क्वार्टर के लिए जा रहा हूँ, अपने स्कूल। मेरा स्कूल मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है। मैं लकी हूँ कि मेरी पहली पोस्टिंग जो मेरे ही होम स्टेट में हुआ, और दैट टू हार्ड स्टेशन हुआ है। अभी जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वो एक हार्ड स्टेशन है। हार्ड स्टेशन केंद्रीय विद्यालय में, अगर आपको पता ना हो, 3 साल हमें हार्ड स्टेशन काटना होता है, और मेरा पहला ही पोस्टिंग हार्ड स्टेशन हो गया और 2 साल हमने काम लगभग कर लिया है। 4 दिसंबर 2023 तो मैंने ज्वाइन किया था स्कूल, और दिसंबर अब आने वाला है, आज डेट है 21 नवंबर आज डेट है। तो नेक्स्ट मंथ के 4 दिसंबर को मेरे 2 साल हो जाएंगे केंद्रीय विद्यालय में। एंड ट्रस्ट मी, ऑर्गेनाइजेशन जो है केंद्रीय विद्यालय, मजा आ जाएगा आपको काम करके, थ्रिल से भरा हुआ है। हर डे न्यू चैलेंजेस आपको मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज सीखने को मिलेंगी, बहुत तरह के लोग मिलेंगे इसमें। कुछ लोग बहुत ही हेल्पफुल आपको मिलेंगे जो आपको लाइफ के कई गुण सिखाएंगे, लाइफ हाउ टू लीव योर लाइफ, हाउ टू हैंडल चैलेंजेस। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके लेग पुलिंग करेंगे। आप कितना भी अच्छा काम करोगे, दे विल ट्राई टू पुल योर लेग। तो हमें उन लोगों को इग्नोर करना है, और जो हमें सिखाते हैं कुछ अच्छा, उनसे हमें टच में रहना है। बहुत सारे सीनियर थे। देखिए, केंद्रीय विद्यालय का सबसे बड़ा खासियत जो मुझे अभी तक लगा है कि केंद्रीय विद्यालय आपको प्रोफेशनली, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPT एक चीज होता है जो आपको करने का मौका देता है। मतलब आपको क्लस्टर मीटिंग में जाना है, आपको निपुण FLN मीटिंग में जाना है, आपको पहले इंडक्शन में जाना होगा। स्टार्ट ही आपका होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम से, जहां आप अपने जैसे कई न्यूली रिक्रूटेड टीचर से मिलेंगे। उसके बाद आपका होगा इंडक्शन, 10 दिन का हुआ था हम लोगों का रांची में, उसमें भी आप मिलेंगे। और बट द बेस्ट पार्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय जो अभी तक मुझे लगा है वो है यहाँ के बच्चे। ट्रस्ट मी गाइज, मजा आ जाता है उनके बीच काम करके। मतलब हर रोज आपको ऐसा लगेगा कि यू आर विद इन योर फैमिली। मेरा तो ऐसा बॉन्ड बन गया है यहाँ बच्चों के साथ कि मैं अगर यहाँ से कहीं और ट्रांसफर जाऊंगा तो मैं बहुत मिस करने वाला हूँ इन बच्चों को। फर्स्ट डे था मेरा, मैं क्लास टीचर बन करके पहला दिन ज्वाइन किया, क्लास 5th का क्लास टीचर। और आज वो बच्चे क्लास 7 में हैं। आज भी वो बच्चे मेरे से, मैं प्राइमरी का टीचर हूँ, मेरे से मिलने नीचे आते हैं, बातें होती है, शेयर देयर प्रॉब्लम। इवन इफ दे आर इन सेकेंडरी, दे कम टॉक टू मी एंड शेयर देयर प्रॉब्लम कि सर ये चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अगर कुछ अच्छा गाइड कर पाऊँ, बहुत मजा आता है। इसी केंद्रीय विद्यालय ने मुझे PRT होते हुए भी TGT मैथ की तरह काम करने का मौका दिया, वो भी पूरे 1 साल। हाँ दोस्तों, यहाँ TGT मैथ्स, हमारा जो हार्ड स्टेशन है, यहाँ TGT नहीं थे, TGT मैथ। तो मुझे मौका मिला पढ़ाने का, और मैंने पढ़ाया
क्लास 10th को भी पढ़ाया और आपको बहुत खुशी मिलेगी ये जान करके कि हमारे स्कूल का क्लास 10th का रिजल्ट 100% आया। तो ये सारे चैलेंजेस थे मेरे लिए कि मैं उन बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, उनको रिजल्ट कैसे दिलवाऊं, 100% पास कैसे कराऊं, क्योंकि मेरा जो विद्यालय है वो ट्राइबल एरिया में है और वहाँ 25% अप्रोक्स बच्चे जो हैं वो जो ट्राइबल और लोकल बच्चे हैं और 75% बच्चे एयरफोर्स के हैं। तो जो लोकल ट्राइबल जो बच्चे होते हैं उनमें से कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर से मेरा ये मतलब है कि उनके घर में उनसे पहले किसी ने पढ़ाई नहीं की और वो बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस इन्वायरमेंट में कोप अप करना। जहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्ले स्कूल में पढ़े हैं, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 से पढ़े हैं, कुछ बच्चे ऐसे हमें मिलते हैं जो पहली बार हमारे स्कूल में एडमिशन ली है। तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, जो ट्राइबल बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैंग्वेज को कोप अप करना, क्योंकि जो उनका मदर टंग होता है या आइदर देयर मदर टंग इज संथाली और पहाड़ी, तो उनको लैंग्वेज के साथ कोप अप करवाना, फिर उनको इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करवाना, फ्रेंडली करवाना। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो उनको बड़ा अजीब फील होता है, दिस फील शाय। बट आपको मैं एक खासियत बताऊं जो मैंने ये इन 2 सालों में नोटिस किया है कि जो ये ट्राइबल बच्चे होते हैं ना, इनकी आप राइटिंग देखो, इनके आप आर्ट स्किल देखो, भाई साहब आप दंग रह जाओगे कि इतने छोटे बच्चे और आर्ट स्किल इतना तगड़ा। तो कहते हैं कि आप बच्चों में देखिए, हर बच्चा आप अपने में यूनिक होता है और कुछ ना कुछ क्वालिटी आपको उनमें मिल जाएगा और ऐसा क्वालिटी जिन पे काम किया जाए तो वही बच्चे पढ़ाई के अलावा भी अदर फील्ड्स में बहुत अच्छा करेंगे। जैसे फुटबॉल, दे प्ले मार्वेलस फुटबॉल, आर्ट में बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाते हैं, राइटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। प्रॉब्लम आता है कहाँ? लैंग्वेज में। लैंग्वेज के कारण, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है इंग्लिश मीडियम है, उनको लैंग्वेज कोप अप करने में दिक्कत होता है। तो अगर आप उनको थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल देंगे, बच्चों को क्या होता है ना कि डर हट जाता है, फिर वो सीखते हैं और मुझे बहुत मजा आता है। अभी करेंटली मैं क्लास 1 का क्लास टीचर हूँ और ये नन्हे उन्ने बच्चों को हैंडल करना अपने में एक चैलेंज है, क्योंकि क्लास 1 के बच्चे हैं, अभी अभी घर में मम्मी पापा के बीच से उठ करके वो आए हैं। तो उनके लिए आपको टीचर बनने के लिए ना सबसे पहले मदरली रोल में जाना होता है। अगर आप उनको अपने मदर जैसा फील करवा देंगे कि भाई हम कहीं बाहर नहीं है, तो बच्चे फिर देखिए अब जो बोलेंगे वो मानेंगे। मेरे क्लास के बच्चे ऐसे, मुझे एक दिन उन्हें पीटना नहीं पड़ता और पीटना अलाउड भी नहीं है। अभी बहुत सारा गाइडलाइंस आ गया है कि यू कैन नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट, देना भी नहीं चाहिए, तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं बस उन्हें थोड़ा इमोशनल कर देता हूँ, बेटा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बस इतना बोलने का देर है, बच्चे शांत। कुछ बच्चे आ जाएंगे, छोटे बच्चे, सर सॉरी सर, क्यों नहीं बात करेंगे सर, अब से नहीं करूंगा सर, अब से नहीं करूंगी सर। तो बहुत अच्छा लगता है भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ अपने जॉब से। तो अभी नया वैकेंसी आया है, आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको धीरे धीरे कमिंग वीडियोज में मैं अपने बारे में बताते रहूंगा कि मैंने कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया। अभी शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इस एग्जाम को दिया था, उस टाइम मैं दिल्ली में था। मैं यूपीएससी की तैयारी करके फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मतलब मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, मुझे कुछ मन नहीं लग रहा था, मन में एक डर सा था कि पता नहीं मैं बेरोजगार तो नहीं रह जाऊंगा, अनएम्प्लॉयड तो नहीं रह जाऊंगा। तो इसी डर के बीच केंद्रीय विद्यालय का वैकेंसी आया और मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब इसको ग्रैब करना है तो करना है। ये ऐसा होना चाहिए कि ये मेरे लाइफ का लास्ट वैकेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए मेरे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी ये होना चाहिए। मैं ऐसे मेहनत करूंगा और ट्रस्ट मी, 3 महीने में कोचिंग, उस दौरान जब मैं तैयारी कर रहा था, केंद्रीय विद्यालय का जब वैकेंसी आया था, उस दौरान मैं कोचिंग चला रहा था अपना दिल्ली में। और कोचिंग में मैं आर्मी कैंपस में पढ़ाता था, वहाँ से क्लास लेकर के आने के बाद, अपने कोचिंग में पढ़ाने के बाद रात के 9 बजे मेरे पास समय निकलता था खुद का पढ़ने के लिए। और मैं 9 बजे लाइब्रेरी जाता था दिल्ली में। अब एक कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब तो खैर बहुत सारे जगहों पे ये कल्चर है लाइब्रेरी का। बेसिकली लाइब्रेरी का मतलब होता है स्टडी रूम। दे प्रोवाइड यू अ सिटिंग प्लेस, केबिन टाइप, कि आप वहाँ बैठ करके पढ़ सकें, आपके जैसे और भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो मैं 9 बजे पहुँच जाता था लाइब्रेरी, 9 साढ़े 9 तक, और सुबह के 4 बजे तक मैं पढ़ता था वहीं लाइब्रेरी में। और 4 से फिर मेरा 10 बजे तक मैं सोता था।
6 घंटे। वैकेंसी निकलने से एग्ज़ाम तक का जो टाइम था वो बहुत चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि आप अगर देखेंगे जाकर के YouTube वगैरह पर आप सर्च करेंगे तो 2023 का जो वैकेंसी था उसमें पेपर आउट हो गए, डिले होने लगा, कोर्ट केसेस, बीएड और डीएलएड का जो केस हुआ कि बीएड वाले को पीआरटी में अलाउ करना है कि नहीं करना है, इसके कारण काफ़ी डिले हो गया था। और मैंने क्या एक मिस्टेक कहें या अच्छा कहें, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये मेरा मिस्टेक था या मैंने जो किया वो अननोइंगली बहुत अच्छा कर लिया। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था केंद्रीय विद्यालय का तो मैं बहुत तैयारी करके पढ़ के गया था, बट कहते हैं ना कि वो एग्ज़ाम प्रेशर में मैं ये भूल गया कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो जब मैं देने गया एग्ज़ाम तो आदत था मुझे यूपीएससी, एसएससी इन सब एग्ज़ाम को देने की, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ किया जो मुझे आता था या जिसमें मैं एटलीस्ट 50% श्योर था, वहीं रिस्क लिया। जो एकदम नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं पता था, उनको मैंने टिक ही नहीं किया। तो जब मैं बाहर निकला अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल से तो सम स्टूडेंट्स वेर डिस्कसिंग अबाउट कि मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए। तो सारे क्वेश्चन कर दिए भाई, कैसे कर दिए? जो नहीं आता था उसमें करोगे तो मार्क्स नहीं कट जाएंगे? तो बच्चे देख रहे थे है ये कहाँ से आ गया, देखो इसको ये भी नहीं पता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। हम तो शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड कि ये कौन सा ब्लंडर कमिट कर दिया मैंने। निगेटिव मार्किंग नहीं था तो मुझे सारे अटेम्प्ट करने थे। फिर एग्ज़ाम दे करके समय बीतते गया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, पेपर आउट हो गए थे। पेपर आउट हो गए तो बहुत सारे सेंटर्स का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब ये डर में कि इतना मेहनत किया मैंने, एग्ज़ाम दिया जा करके और पेपर आउट हो गए, क्या पता मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उसी बीच उधेड़ बुन के बीच एक दिन रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आ जाता है, मैं उस टाइम, एक सेकंड में इनको ओवरटेक कर लूँ ज़रा। उसी उधेड़ बुन के बीच एक दिन रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट जब आया तो उससे पहले मैं अपने सारे बच्चों को, जिनको मैं कोचिंग पढ़ाता था, ट्यूशन्स पढ़ाता था आर्मी कैंपस में, अपने खुद के कोचिंग में, मैं बता चुका था कि ऐसे ऐसे बेटा मैं केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दे करके आया हूँ। तो कुछ बच्चे मेरे काफ़ी क्लोज थे 9th-10th के, तो उन बच्चों को मैंने अपना रोल नंबर वगैरह बता रखा था। तो जब मैं पढ़ाने गया था तो वहाँ एक बच्चे ने पहले से चेक करके, उसे पता था, मतलब बच्चे जब आपसे अटैच होते हैं ना तो दे फील लाइक फैमिली। आपके प्रॉब्लम्स को वो समझते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई ये सर ने क्या एग्ज़ाम दिया। आपके अचीवमेंट से उनको मतलब रहता है, आपके तरक्की से उनको मतलब रहता है। तो वो पहले से ही चेक करके बैठे थे बच्चे। और जैसे ही मैंने देखा अपना प्री एग्ज़ाम, जिसको रिटन एग्ज़ाम कहते हैं, तो जैसे ही मैं पहुंचा उनको पढ़ाने के लिए तो बच्चे पहले से चेक करके बैठे थे। और जाते ही बोला कि सर आपका तो रिटन क्लियर हो गया है। आई वॉज मोर देन हैप्पी। मुझे लगा कि चलो भाई, फाइनली इट पेड ऑफ। जो मेहनत मैंने किया दैट पेड ऑफ, और वो बेकार नहीं गया, चाहे पेपर आउट हो चाहे कुछ भी हो। मेरे मार्क्स आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितना आया था, बट मैं अगले कुछ वीडियोज में आपको स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद आता है स्टेज इंटरव्यू का। भाई जब मेरा रिटन निकल गया ना, मैं और पागल हो गया कि अब इस मौके को तो नहीं गवाऊंगा। क्योंकि एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं CGL एग्ज़ाम में क्या हुआ कि मैं चश्मा पहन करके फ़ोटो अपलोड कर दिया था, जिसके कारण मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो हमने कोर्ट केस किया, उसके बाद हमें प्री का एडमिट कार्ड मिला, प्री एग्ज़ाम दिया, हमने प्री निकाल लिया। बट फिर मेंस का बारी आया, मेंस में हमारा एडमिट कार्ड फिर नहीं आया। तो कोर्ट का चक्कर, ये चक्कर, वो चक्कर में हमने एग्ज़ाम को ले लिया लाइटली। और फाइनली मेरा जो है मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था SSC का, CGL का। तो गलती मैंने कर रखी थी एक बार, तो मैं सोचा कि इस बार तो मैं नहीं करूँगा गलती। मेरे में जितनी ताकत है मैं झोंक दूंगा इस इंटरव्यू में, और चाहे बाय हुक और बाय क्रूक मैं अपने तरफ से तो कमी नहीं रखने वाला हूँ। और कृष्ण जी ने कहा है, आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
कृष्ण जी ने कहा है कि भाई अपना कर्मा करिए, आप फल का चिंता मत करिए, फल आपके हाथ में ही नहीं है, आपके हाथ में बस कर्मा करना। जैसे मेरे हाथ में नहीं था पेपर आउट होगा तो उसको रोक लें पेपर आउट होने से, वो मेरे हाथ में नहीं था। मेरे हाथ में नहीं था कि मुझे निगेटिव मार्किंग के बारे में पता नहीं था, मैं भूल गया था, या मुझे एक्चुअली पता नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी। इतने सारे मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी मुझे याद नहीं रहा कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी मेरे से ये हो गया कि मैं जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उसे अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैं अपने कर्मा में लग गया। इंटरव्यू जब आई, जब रिटर्न का रिजल्ट आया, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट रहा, तो मैं इंटरव्यू में लग गया। जो फेमस कोचिंग था मैं उसमें इंटरव्यू जा करके देने लगा मॉक। और चूँकि मैं पढ़ा रहा था पहले से, तो मेरे में वो बात नहीं थी कि मुझे कॉन्फिडेंस की कमी हो या बोर्ड्स आए हों या मुझे लोगों से डर लगता हो कि सामने बैठे हैं तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा जाऊं। वो सारा बात नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था। लगभग 50, 55, 100 का बैच ऐसे करके बच्चों को पढ़ा रहा था मैं। सीनियर बच्चे थे वो, तो सीनियर थे। तो मैं पीआरटी क्यों बना? क्योंकि मैंने दोस्तों बीएड नहीं कर रखी। मैं सीटेट का दोनों पेपर 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। जब मैंने एडमिशन ही लिया था, एडमिशन होने के एडमिशन लिया भी नहीं था, उसी टाइम एक बार सीटेट दिया। उसी टाइम 2016 में मैं आप सारा कुछ आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि कहीं ये फेक तो नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। आपसे, आप जैसे एस्पिरेंट के सामने मैं फेक करके क्या ही बन जाऊंगा, मुझे क्या ही मिल जाएगा। तो 2016 में सबसे पहले क्वालिफाई किया था सीटेट। उसके बाद जब ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो गई, टीचर्स ट्रेनिंग, उसके बाद मैंने दिया, फिर दोनों पेपर क्वालिफाई किया। बट बीएड नहीं होने के कारण मैं टीजीटी नहीं बन पाया, और मेरे मास्टर्स भी नहीं थे तो मैं पीजीटी भी नहीं बन पाया। तो इसलिए मैं पीआरटी बना। तो मुझे ये सब का साई नहीं था कि लोग का साई और बोर्ड का साई, स्टेज साई, ये सब नहीं था। तो मैं मॉक जम के देने लगा, और जब भी मॉक देता तो मैं फीडबैक पे बहुत गौर करता था। मेरे पिताजी भी टीचर हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा मेरे लाइफ में। ही इज हेडमास्टर। तो मैं जब भी मॉक देने जाता था, जो फीडबैक आता था मैं उनके साथ शेयर करता था। तो वो कहते थे छोटा छोटा वीडियो बना करके तुम जो है आईने के सामने या कैमरे, मोबाइल के सामने तुम वीडियो बनाओ खुद का, और मुझे भी भेजो, और खुद भी देखो कि तुम बोलते हो तो कैसे बोलते हो, चलते हो तो कैसे चलते हो, किस तरह से तुम क्लास इंटर कर रहे हो, कैसे एग्जिट कर रहे हो। तो ये सब मतलब कहीं से कमी नहीं छोड़ा दोस्तों। कहने का मतलब है कि मैंने कहीं से कमी नहीं छोड़ा। जो फीडबैक मिल रहे थे कि आपका यहाँ कमी हो रहा है, आप ऐसे कर रहे हैं, आपका ये नॉलेज कम है, मैंने उन पर काम किया। क्योंकि मैं पागल हो चुका था। मेरे लिए था कि नहीं, मैं तोड़ के इस वैकेंसी को फोड़ के छोड़ूंगा। मुझे अपना नाम चाहिए फाइनल लिस्ट में, तो चाहिए। वो जो फ्रस्ट्रेशन इतने सालों की तैयारी का था ना, वो मैं बस चाह रहा तक दोबारा से मैं ना फेस करूं। ये एग्ज़ाम में मैं फाइनली एम्प्लॉयड हो जाऊं। और हुआ ही ऐसा। इंटरव्यू मेरा सबसे टफेस्ट पैनल मुंबई IIT पोवई है, वहीं मेरा इंटरव्यू था। और इंटरव्यू देने मैं और मेरे मम्मी पापा दोनों गए मुझे दिलाने इंटरव्यू दे करके निकला। इंटरव्यू में देखिए क्या ब्लंडर कमिट किया मैंने। इंटरव्यू जब देने गया तो मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं थे। जैसे डीएलएड का ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास। मेरे पास जो है मेरे 12th का ओरिजिनल मार्कशीट और ये नहीं था, पास जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है वो नहीं था, सारे प्रोविजनल थे। क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं छुड़ाने, कॉलेज से लिया ही नहीं। अब वहाँ जाते ही जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है आपका, डीवी में मुझे साइड कर दिया गया। एंड कोई भी सोचेगा भाई उनकी गलती नहीं है, कोई भी सोचेगा कि ये जेन्युइन कैंडिडेट है कि नहीं है, फर्जी तो नहीं है, कहाँ से आ गया ये। तो उन्होंने मुझे साइड कर दिया। सारे बच्चों का इंटरव्यू हो चुका। लास्ट में मैं बहुत रिक्वेस्ट करके उन्होंने वेरीफाई किया, बहुत जगह से पूछा। अब जो मेरा डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम बहुत डिले हुआ था, स्पेशल एग्ज़ाम की तरह वो हुआ था।
तो उसके रिजल्ट्स इंटरनेट पे भी बिहार बोर्ड का अवेलेबल नहीं। वो उनको और शक होने लगा कि पता नहीं ये फर्जी कैंडिडेट तो नहीं आ गया। लिटरली मैं रो दिया था, उनके सामने नहीं, अपने आप में मैं बैठ के बस रो रहा था और याद कर रहा था कि बाहर मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं, वही माँ बाप जो अब 60 साल का उम्र टच करने वाले हैं, 55-60 के बीच उनकी उम्र है। कुछ दिन में वो रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने अपने जीवन का बहुत कीमती वक्त और बहुत कीमती गाढ़ी कमाई मेरे ऊपर खर्च कर दी। आज भी वो बड़े उम्मीद से दोनों दिलाने आए मुझे इंटरव्यू, और मैं इंटरव्यू ही अगर नहीं दे पाया तो कैसा फील हो रहा था मुझे, मैं आपको लिटरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि आई वॉज डाइंग फ्रॉम इनसाइड। तो वहाँ एक सर थे, हरियाणा के थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट आई एम वेरी थैंकफुल। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया सर आप एक बार कहीं से भी वेरीफाई करो सर, जो लिखवाना चाहो मेरे से लिखवा लो, ये तक लिखवा लो कि अगर आगे के कार्रवाई में, आगे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आगे मैं अगर अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाया तो मेरे पे ना केवल नॉर्मल जो कार्रवाई डिपार्टमेंटल की भाई इसका वैकेंसी कैंसिल, इसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दो, सिर्फ इतना करके ही मत छोड़ना सर, मेरे पे क्रिमिनल एक्शन लेना। आप लिखवाओ सर, मैं लिखने को तैयार हूँ सर, अगर ऐसा होगा तो मेरे पे क्रिमिनल एक्शन लिया जाए अगर मैं फर्जी कैंडिडेट या कुछ भी फॉल्स झूठ ऐसा कुछ। तो सर ने देखा कि यार बात, उन्होंने कहीं कहीं और भी बात की और पूछा, तो शायद उनको पता चला होगा हाँ DLED का ऐसा एग्ज़ाम हुआ है, नेट पे हो सकता है अवेलेबल नहीं हो। तो उन्होंने ही अलाउ कर दिया कि जाओ भाई तुम इंटरव्यू दे दो। सबसे लास्ट कैंडिडेट था मैं। मेरे पैनल में एक मैम थी जो पैनल की हेड थी, एक सर और एक मैम और थे जो साउथ इंडिया के थे, और भी 2 लोग थे, मतलब 5-6 मेंबर्स वेर देयर। और मैं घुसते ही जो है बहुत ज़्यादा वेलकमिंग उनका नेचर था, कुछ भी ऐसा नहीं अनकंफर्टेबल। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील कराया पूरा, और जब मैं कंफर्टेबल हो गया तब तो मेरे अंदर जो वो पागलपन था ना वो सारा बाहर आया। जो आंसर्स मैं सोचा था कि याद करके जाऊं वो सब धरे के धरे रह गए। सच बता रहा हूं दोस्तों, जो चीज़ मैं याद करके गया था कि ये बोलूँगा वो सब धरे के धरे रह गए। इंस्टेंटेनियस जो वो पूछ रहे थे और जो इसका रियल जो मेरे अंदर जवाब था मैं वो देते गया। और जब बारी आई कि पढ़ाओ, कुछ पढ़ाने, डेमो टीचिंग की बारी आई, तो उन्होंने रैंडमली एक बुक निकाला, EVS की बुक थी वो, और टॉपिक था फॉरेस्ट, मुझे पढ़ाने दे दिया। मैंने बस, मेरे दिमाग में ये था कि मैं आज जो है ना, ये मेरा लास्ट डेमो टीचिंग, मेरे अनएम्प्लॉयड जर्नी का ये लास्ट डेमो टीचिंग होना चाहिए, मैं ऐसा पढ़ाऊँगा। कुछ प्रिपेयर, कुछ याद किया हुआ नहीं, इंस्टेंटेनियस मैंने शॉर्ट स्टोरी बना दी वहीं पे, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड से उसको लिंक किया उस टॉपिक को, फॉरेस्ट को, कि झार मतलब जंगल और खंड मतलब जंगल का प्रदेश इंग्लिश में। मतलब एक लाइन जैसे ही मैंने हिंदी में बोला था तभी उन्होंने टोक दिया कि मिस्टर आशुतोष कैन यू प्लीज़ टीच अस इन इंग्लिश। तो मैं तो कंफर्टेबल था, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में पढ़ाएंगे। वहाँ से मैंने शुरू किया, और जब मैं पढ़ाया, मेरा डेमो टीचिंग लगभग 10 मिनट का चला था। उन्होंने बोला ओके आप आ जाइए। उसके बाद सारी चीज़ें, मैम जो हेड ऑफ द पैनल थी उन्होंने पूछा मेरे से कि आपका अगर पोस्टिंग साउथ इंडिया हो जाएगा तो जाओगे। मैंने बोला मैम इंडिया का किसी भी कॉर्नर में अगर मेरा पोस्टिंग हो जाता है तो आई विल गो एंड आई विल गिव माई 100%। तो उन्होंने बोला कि कैसे चले जाओगे, साउथ इंडिया में इडली डोसा सांभर ये सब मिलता है, आप जो है खा करके रह लोगे। तो लकीली देखो सुबह का जो ब्रेकफास्ट हमने किया था, मैं और मेरे मम्मी पापा ने, वो IIT पोवई के बाहर जो गए होंगे, वहाँ बहुत सारा स्टॉल है, शायद आई रिमेंबर द नेम ऑफ होटल, कृष्णा होटल करके था, जहाँ हमने इडली और सांभर खाया था। तो मैंने उनको बोला कि मैम, कहते हैं ना कि जब
आपके साथ अच्छा होना रहेगा ना, तो चारों तरफ की कायनात जो है आपको वही पॉजिटिव रास्तों से गुजारेगी। अब हम खाने का कुछ और खा सकते थे, पूरी सब्जी खा करके जा सकते थे। हम लोग भाई झारखंडी बिहारी हैं, हम लोग को तो पूड़ी मिल जाए, लिट्टी मिल जाए तो बस चालू हो जाते हैं। बट हमने प्रीफर किया साउथ इंडियन खाने का कि इडली और सांभर खाएंगे। तो मैंने उनको झट से बोला कि मैम अभी भी जो हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं वो इडली और सांभर ही खाए हैं, एंड रियली आई लव साउथ इंडियन फूड, स्पेशली इडली। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खाते रहता हूँ। तो जब आपका आंसर जेन्युइन होता है ना, आप उनको फेक करके ना आप नहीं बच सकते हो, वो आपको घेर लेंगे, पकड़ लेंगे। अरे भाई बाल सफ़ेद किए उन्होंने, बाल सफ़ेद किया उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो समझ लेते हैं कि कौन रट करके आया इंट्रोडक्शन, कौन रट करके गया और कौन इंस्टेंट बोल रहा है, वो पकड़ लेते हैं। और जो इस बार जो सेलेक्ट होकर के जितने कैंडिडेट आए हैं, खास करके प्राइमरी विंग में, मैं उनमें एक चीज़ देखता हूँ, ऐसा नहीं कि दे आर फुल ऑफ नॉलेज, कि उनमें उनको सब पता है, भाई गूगल है, वो विकीपीडिया है, नहीं है। बट एक चीज़ जो कॉमन है उन सारे कैंडिडेट्स में, दे आर ऑनेस्ट, बहुत ही जेन्युइन है। तो वही जेन्युइनिटी दिखना चाहिए आप इंटरव्यू में। आप रट के जाएंगे कि इंट्रोडक्शन में ऐसे रट के चले जाऊंगा और बोल दूंगा, वो धर लेंगे आपको। तो उन्होंने देखा कि भाई ये सोचा होगा कि जेन्युइन है, खा के आया होगा, नहीं तो इतनी बातें बना कैसे सकता, इतनी कहानियाँ तो कोई बना नहीं सकता। तो उन्होंने बस वहीं पे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। सी स्माइल्ड, और फिर मैं वहाँ से निकला, और मैं निकलते ही अपने पेरेंट्स के पास गया और मैंने उनको सीधा बोला कि मेरा ये एग्ज़ाम हो गया, निकल गया। आप बस आप चिंता छोड़ दो, आपका बेटा बेरोजगार रहे, ये वाला चिंता जो है ना आप अपने मन से निकाल दो। ये एग्ज़ाम निकल गया। पापा मम्मी बहुत खुश थे। मेरे पापा जो है हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण और कुछ अपना स्टोमक प्रॉब्लम होने के कारण कभी बाहर जो है खाना पसंद नहीं करते, स्पाइसी फूड वगैरह। बट उस दिन उन्होंने बोला कि चलो जुहू चौपाटी घूम के आते हैं। हमने बोला चलिए, वहाँ गए, हम लोगों ने मस्त पाव भाजी खाया और भी बहुत कुछ खाया, इन्जॉय किया जुहू चौपाटी पे। फिर मैं वापस दिल्ली चला आया और मेरे मम्मी पापा वापस अपने घर चले आए। अब रिजल्ट के लिए हम लोग वेट करने लगे, और जो प्रोसेस इतना डिले हो रहा था कि 6 महीने 7 महीने डिले हो गए थे। इंटरव्यू के 10 या 12 दिन के बाद हमारा जो है रिजल्ट आ गया, और जैसे ही रिजल्ट आया मेरा नाम उसमें आया। उस टाइम भी मैं पढ़ा रहा था, कोचिंग ही पढ़ा रहा था अपने बच्चों को, और मैंने देखा, मैंने उन बच्चों से माफ़ी मांगी कि बच्चों अभी मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ बीच में ही। अब मैं इसको सिंक इन नहीं कर पा रहा हूँ, इस हैप्पीनेस को। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और मैं बेतहासा रोया, बेतहासा। अभी भी मतलब वो पल को मैं याद करता हूँ दोस्तों, तो अभी भी आई स्टार्ट क्राइंग कि क्या दौर था वो जो बेरोजगारी का आलम होता है ना भाई, बहुत ख़राब होता है दोस्तों, बहुत ख़राब। लोग आपसे सवाल करते हैं, जब सबकी निगाहों में सवाल रहता है कि भाई तू कर क्या रहा, अपने बाप के पैसे उड़ा रहा है क्या। उससे जो आज़ादी मिलता है ना जब आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना मज़ा आता है। मैं अपनी माँ को फ़ोन करके मैं बहुत रोया कि मम्मी फाइनली मेरा जॉब हो गया, और जॉब भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में हो गया। आज से आपका बेटा जो है बेरोजगार नहीं रहा। हाँ, भले मैं जो सोचा था लाइफ में कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई करूँगा, मैं नहीं कर पाया, बट ठीक है यार, ठीक है। आपको जहाँ भी रहो आप, मतलब वो नॉलेज बेकार नहीं जाती। आज भी मैं उन यूपीएससी में एथिक्स में पड़ी हुई चीज़ें अप्लाई करता हूँ अपने बच्चों के ऊपर। मेरे लिए बच्चे सब कुछ है, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट सब कुछ है। मैं उनके लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, और ये जो जज्बा है ना, ये मुझे यूपीएससी की तैयारी से ही मिला है। तो उसके बाद मम्मी भी
वो रोने लगी कि बोली कोई बात नहीं बेटा, तो रोना क्या है इसमें, ये तो खुशी की बात है, तुम्हारा हो गया। फिर मैं 1-2 घंटे सिंक इन करने में मुझे लगे। उसके बाद वापस से मैं अपने कोचिंग में गया, धुआंधार पढ़ाया बच्चों को बताया, पार्टी की मैंने, और उसी शाम मैं निकल गया खाटू श्याम जी के लिए। ये भी एक अलग कहानी है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कभी अगले वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा नहीं तो, कि खाटू श्याम जी राजस्थान में जो है बहुत शक्तिशाली हैं भगवान। और जो लोग, मैं वीडियो देखता था कि बाबा ऐसे जाते हैं तो मेरा समस्या हल, अगर आपको जेन्युइन है ना प्रॉब्लम, तो आप जाओगे ना, सच में सुनते हैं वो। मेरी सुनी है, आपकी भी सुनेंगे। मैं तुरंत जैसे ही रिजल्ट आया, मैंने अपनी गाड़ी निकाली और निकल गया मैं खाटू श्याम जी के लिए। खाटू श्याम जी गया, मैंने प्रणाम किया वहाँ से, और वापस जो है जो ज्वाइनिंग लेटर, देखो पहले रिजल्ट आता है तो उस टाइम आपको पता नहीं रहता कि ज्वाइनिंग कब होने वाला है। और जब मैं खाटू श्याम जी से वापस आ रहा था, मुझे आज भी याद है कि रात के लगभग 1 बज रहे थे रात का, मैं ड्राइव करके वापस आ रहा था कि भाई कल सुबह मुझे कोचिंग पढ़ाना है, वापस चलता हूँ। रास्ते में ही मुझे पता चला, एक मेल आया, मतलब मेल तो पहले ही आ गया होगा, मैंने चेक नहीं किया था। मैं मोबाइल खोला तो मेरे जंक फोल्डर में एक मेल पड़ा था, और उसमें था क्या कि आपको रोजगार मेले में आना है रांची। अब रोजगार मेले में आना है तो मैं समझ गया, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, बहुत लोग को पहले ही ज्वाइनिंग आ गई थी। मैं वेट कर रहा था कब आएगी ज्वाइनिंग। तो रोजगार में झट से टिकट कराया मैं फ्लाइट की, और सुबह के 4-5 बजे मेरी फ़्लाइट थी रांची के लिए। मैं पहुंच गया रांची। नेक्स्ट डे मुझे मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, और जब ज्वाइनिंग लेटर मिला, मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, शुभम। थैंक यू शुभम, मेरे साथ जाने के लिए दोस्त। बहुत ही वो भावुक पल था मेरे लिए, जिसमें तुम मेरे साथ थे। तो वहाँ गया, और जब मैंने लेटर को लिया, हमारे जो माननीय उस टाइम ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर थे अर्जुन मुंडा जी, उनके हाथों से लिया। और उसके बाद जब मैंने लेटर को खोला तो आई वॉज मोर देन हैप्पी कि ये लो ये जगह तो झारखंड में ही है जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है। अब मैं खुद झारखंड का हूँ, पर जो जगह लिखा हुआ था उसमें उसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना झारखंड में। इवन मेरे पापा ने नहीं सुना था कि ये ऐसा जगह भी है कहीं झारखंड में। हम लोगों ने पता किया कि भाई ये जगह है कहाँ, तो मुझे पता चला कि मेरे घर से मात्र 100 किलोमीटर दूर है। हाँ, बहुत इंटीरियर इलाका है, जंगलों के बीच एक एयरफोर्स स्टेशन है, वहीं पर है ये स्कूल। तो हम लोग बस अब सारा डॉक्यूमेंट बनवाना था, उसमें आपका बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता है, मेडिकल फिटनेस लगता है, और भी सारी चीज़ें लगती है, एफिडेविट्स वगैरह, वो तैयार करवा करके, और 4 तारीख को हम लोग ज्वाइनिंग के लिए चले गए। ज्वाइनिंग के समय भी मेरे साथ मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े मामा थे साथ में। और फाइनली मेरा जो है केंद्रीय विद्यालय का जर्नी शुरुआत हो गया। बहुत चैलेंजेस फिर धीरे धीरे आने लगे, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, और ये भी बताऊंगा कि तैयारी मैंने कैसे की। आपको दिखाऊंगा, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा अपने टेक्स्ट बुक में लगाया गया टेस्ट कि मेरे कितने मार्क्स आते थे। और आपके भी आते होंगे तो आप हताश हो जाते होंगे कभी कभी, करे यार क्या होगा, इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी कि जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो भी कोई आसमान से टपके हुए नहीं लोग होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं कि बहुत टैलेंटेड हैं भाई। वो भी उसी दौर से गुजरते हैं जिस दौर से आप गुजर रहे हैं। वो आज लेट ना हो जाए मुझे स्कूल के लिए, 6:31 हो गया। अच्छा हुआ स्कूल की टाइमिंग जो है चेंज हो गई है, अभी स्कूल की टाइमिंग हो गई है 7:50, तो हमें 7:40 तक जा कर के अटेंडेंस लगाना होता है। 6:32 हो रहा है, अभी पहुंच जाऊंगा मैं। तो फाइनली मेरा जर्नी केंद्रीय विद्यालय में शुरू हो गया। बहुत तरह के लोगों से मिला, बहुत सारी चीज़ें, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें बनती गई। और
आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं ये सब आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए अब सीधा हम चलते हैं, अपना स्कूल पहुंचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये रास्ता देखिए, ओह माय गॉड, एकदम घटिया, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। देखिए ट्रक वगैरह फंस जाता है इस रास्ते में। जब मैं ज्वाइन किया था तो ये रोड जो है नया नया बन रहा था और अभी देखिए 2 साल भी नहीं हुए, ये रोड टूट टाट के तैयार हो चुका है। ये नज़ारे देखिए, बरसात के दिनों में अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बादलमय हो जाता है। आपको सामने से लगेगा कि कोहरा है और ठंड का मौसम आ चुका है। बरसात के दिनों में ऐसा महसूस होता है। मैंने मिस कर दिया, मुझे ब्लॉगिंग करना चाहिए था पहले और दिखाना चाहिए था आपको उन मौसम के भी नज़ारे। बहुत ही मज़ा आता है, ऐसे लगता है झारखंड नहीं कहीं दार्जिलिंग और शिमला विमला में, मनाली वनाली आ गए हम लोग। अब यहाँ से हमारा सिंघारसी मात्र 5 किलोमीटर है। शाम के 6-7 बजे के बाद आपको यहाँ एक परिंदा भी नज़र नहीं आएगा इन रोड्स पे। पर मैं जो है घूमते रहता हूँ, मुझे घूमना पसंद है। हर सप्ताह मुझे रविवार का इंतज़ार रहता है कि कब रविवार आए। और मैं दोस्तों फूडी भी हूँ, साथ साथ मेरा एक फूड ब्लॉग चैनल भी है पेटू मास्टर जी के नाम से। अगर आपको फूड ब्लॉग देखना पसंद है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर नॉनवेज लवर है तब तो मज़ा आ जाएगा आपको। लोकल झारखंड के जो फूड होते हैं वो मैंने दिखाया है। अब यहाँ से अपना स्कूल मुश्किल से 3 किलोमीटर है। ये जो जगह है इसको कहते हैं पकलो। पकलो से इधर आप बाईं ओर आमड़ापाड़ा चले जाएंगे और ये दाहिनी ओर मुड़ गए हम सिंघारसी के लिए। अपना प्यारा केंद्रीय विद्यालय सिंघारसी। आज भी मुझे याद है वो मेरा पहला दिन स्कूल का, जब हम ज्वाइनिंग करने के लिए आ रहे थे। क्या खुशी था, ओहो हो। ऐसे लग रहा था कि एकदम सर के ऊपर से ना 10-12 टन का वजन जो है हट गया है। अब क्या है कि पूरा आसमान है अचीव करने के लिए। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मेरे पास अब कोई डर नहीं है। एक एम्प्लॉयमेंट है मेरे पास, एक ऐसा काम है जिसको करके मुझे मज़ा आ रहा है। अब इसके आगे मैं जितना अचीव करना चाहूँ कर सकता हूँ। अब मुझे ब्लॉगिंग पसंद है, मुझे फूड ब्लॉगिंग पसंद है, मैं वो करता हूँ। पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं बीएड कर रहा हूँ ताकि इससे भी अब प्राइमरी से मैं सेकेंडरी में टीचर बन जाऊँ। उसके बाद और भी आगे पढ़ते रहूँगा, पढ़ाई भी जारी है और इधर अपना पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक कॉन्क्लेव में मुझे जाने का मौका मिल रहा है। आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे संडे को टेक्स्ट बुक ऑफिस का पूरा टूर दिखाएंगे। टेक्स्ट बुक कैसे जो है अचीवर्स को, टॉपर्स को फैसिलिटेट करता है, कैसे ट्रॉफीज वगैरह देता है, कैसे लंच देता है। मतलब आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी, आप सोचेंगे कि हम भी अचीव कर ले, हमें भी ऐसे ही बुलाया जाएगा। ये आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने तैयारी में और अच्छे से लग पाएंगे। ये हटिया है, हम लोग यहीं से सब्जी लेते हैं। और ये मेरा कुछ स्टूडेंट्स, अरे और ये मेरा एक और स्टूडेंट हिमांशु, सेकेंडरी के बच्चे हैं ये दुकान अंकल की। और ये मेरे क्लास के कुछ बच्चे हैं। ये भी मेरा क्लास का बच्चा। गुड मॉर्निंग बेटा। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं गेट पर। मैं यहाँ से आपको नहीं आगे दिखा सकता, सिक्योरिटी रीजंस के वजह से मुझे कैमरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये एयरफोर्स स्टेशन है, इससे आगे दिखाना मना है।
नहीं दिखा सकता। तो चलिए आपसे अब सीधे मिलते हैं स्कूल में बच्चों के साथ। अरे बल्लू, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? तैयार हो गया स्कूल के लिए? वाह, चलो ठीक है, स्कूल में मिलते हैं। तो ये देखिए अब हम पहुंचने वाले हैं अपने क्वार्टर। पहुंच गए अपने क्वार्टर और यहाँ लगा देंगे हम अपनी गाड़ी। तो ये लग गई अपनी गाड़ी। अब चलते हैं क्वार्टर और खोलते हैं क्वार्टर। फटाफट तैयार होकर के भागते हैं स्कूल। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधा स्कूल में। ये अपना क्वार्टर, किसी दिन क्वार्टर का भी टूर दे दूंगा आपको, पूरे क्वार्टर का। मिलते हैं आपसे अब सीधा स्कूल में। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। ठंड कैसी है? बहुत ठंड है, तो ठंड में बच के रहना है। सब लोग स्वेटर और कैप लगाते हो ना? वेरी गुड, चलो बैठ जाओ, सिट डाउन। थैंक यू। चलो अभी अटेंडेंस लेंगे हम लोग। तो मैं हूँ मोटो मास्टर जी आशुतोष, और आपसे मिलते हैं और भी एक्सपीरियंसेस के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और जम करके तैयारी। इस बार ये सुनहरा मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के शिक्षक बनने का। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आते।